वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फिर से आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इनफैक्ट वास्तव में पार्ट 24 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी बताई थी, पहचान बताई थी, है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 1 बताया था। आज उसके आगे पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? उसके आगे पढ़ना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज किए दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी सभी बच्चों को पता हो गई या पता हो गई होगी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आदि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, अब क्लियर हुआ। फिर इसके बाद बताया गया कि इसमें 4 भाग होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला कौन सा भाग पढ़ोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। रूल 1 मैंने बताया था कि अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान देना है कि यदि कर्ता एक वचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वी यूज SRES इन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसका एक फार्मूला बताया गया था कि अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं या मेन वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ईएस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे। रूल 1 कंप्लीट हो गया। आज अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 2, क्योंकि रूल 1 24 पार्ट में पढ़ चुके ना बेटा, तो आज रूल 2 पढ़ना है। मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं। तो रूल 1 आप पढ़ चुके, यू हैव टॉट रूल 2। रूल 1 पढ़ चुके हो, आज रूल 2 पढ़ने की बारी है। ध्यान से समझना, ठीक है? बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए। सभी लोग माइंड को कंसंट्रेट करिए, केंद्रित करिए और बेहतर तरीके से पढ़ने का आनंद लीजिएगा, ठीक है? ओके, देखिए रूल 2 क्या है। यदि कर्ता यानी बहुवचन कर्ता, बहुवचन जानते हो, सबसे पहले मैंने नंबर में आपको पढ़ाया था ना, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, कि जिसमें हमें एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे प्लूरल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन। तो रूल 2 क्या है? बहुवचन कर्ता क्या है बेटा? बहुवचन कर्ता। क्या बताया गया? बहुवचन कर्ता। अब लल्ला ये जानना जरूरी है कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बहुवचन कर्ता आई आ जाए, आई मीन्स क्या होता? मैं होता है। यू आ जाए, क्या आ जाए बेटा? यू आ जाए। यू मीन क्या होता है? तुम होता है, बहुवचन होता है। वी आ जाए, दे आ जाए, क्या आ जाए? दे आ जाए, आदि। तो अब तो बहुवचन कर्ता आएगा तो आप जान जाओगे ना कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। अब जान लेंगे ना तो नियम क्या? बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? देखिए, आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, आदि, है ना। तो ये सब बहुवचन कर्ता होते हैं। तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या रूल है? बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ? क्या बताया गया? ध्यान से समझिएगा। बहुवचन कर्ता, अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से? आई, यू, वी, दे आदि के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अनुवाद करेंगे कैसे? उसी फार्मूले से जो फार्मूला आपको बताया गया था। कौन सा फार्मूला बताया गया था? कि बेटा अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट।
फिर मेन वर्ब लिखते हैं, है ना। अब अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, कर्ता बहुवचन हो, तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते या नहीं किया जाता है। इस बात को सदैव याद रखना है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्या हो गया, अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला हो गया जो बताए थे फार्मूला, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं जाता हूं, जैसे अब देखिए अनुवाद कैसे किए जाएंगे। मैं जाता हूं, कहा गया बेटा अनुवाद करिए, तो प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जाता हूं, तो देखिए अनुवाद करने से पहले सबसे पहले हमको देखना है ये वाक्य किस टेंस का है। तो ताहू आया, अरे भैया जान गए ये वाक्य किस टेंस का है, अरे भैया ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पहचान याद है ना आपको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं जाता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करना है इस फार्मूले से। चलिए अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले बेटा क्या लिखा जाता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता लिखते हैं। तो इसमें देखो कर्ता क्या, जाता हूं, कौन जाता, मैं जाता हूं, तो कर्ता क्या हो गया, मैं। तो काय माने मैं होता है, आई, हो गया। अब आगे देखिए मेन वर्ब क्या है, जाना, क्या है, जाना। तो काय माने जाना होता है, गो। अब आपको एक बात का नोटिस करना पड़ेगा, अनुवाद करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट या कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। अगर एक वचन करता है तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, अगर बहुवचन करता है तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर मेन वर्ब क्या है, गो। फिर देखेंगे ये सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। अरे भैया बहुवचन करता, आई, आई बहुवचन होता है, इसलिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, तुम, क्या आया बेटा, देखिए तुम आज एक पतंग उड़ाते हो। क्या आ गया बेटा, तुम आज एक पतंग उड़ाते हो। फुल स्टॉप। अनुवाद करना है। चलिए अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने से पहले यही बात देखना है आपको, यही आइडेंटिटी करना है कि ये वाक्य भैया किस टेंस का है। हमने देखा तुम आज एक पतंग उड़ाते हो, अरे भैया अंत में ते हो आ गया, हम जान गए ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जान गए, सेंटेंस पढ़ा, तुम आज एक पतंग उड़ाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना है, चलो अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट। इस फार्मूले सूत्र के अनुसार अनुवाद करना है आपको। सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम, काय माने तुम होता है, यू, एवरीबॉडी नो, सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए, यू मीन तुम होता है, हो गया। अब मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, क्या होता है, उड़ाना काय माने होता है, फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई। अब बेटा देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, ये आपको देखना है। अनुवाद करते समय देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो, तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता बहुवचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए यू फ्लाई हम देखें, सब्जेक्ट, अरे यू तो बहुवचन होता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मेन वर्ब हो गया फ्लाई, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पतंग। ये देखिए सब्जेक्ट आपने लिखा यू, मेन वर्ब क्या है, उड़ाना, फ्लाई हो गया, हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक पतंग, अ काइट। क्या हो जाएगा बेटा, अ काइट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड को दिया है, क्या दिया हुआ है, आज, तो ये हो जाएगा टुडे। क्या हो जाएगा, टुडे। तो क्या अनुवाद हो गया, यू फ्लाई अ काइट टुडे।
क्लियर हुआ? अगर यहां SCIS लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से याद रखने, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को दोनों रूल आपको बेहतर तरीके से याद रखने और अभ्यास करते करते बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ? सभी बच्चों को आ गया ना? मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स सबको आ गया ना? वेरी गुड। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दिया जाए कि लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अनुवाद करना है, देखा हमने, लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अरे बहुत बड़ा सेंटेंस है, अरे होने दीजिएगा, बड़ा सेंटेंस आएगा इसी फार्मूले से, इसी सूत्र से। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, इसी फार्मूले से आएगा और इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। तो अनुवाद करते समय देखते हैं अंत में क्या है, क्या आया है, ते हैं। अरे भैया ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनुवाद करना है। अनुवाद आपको इस फार्मूले से करना है। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले बेटा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, तो क्या लिखोगे, द बॉयज। हो गया? अब देख लो, ये नियम आपको याद रहना चाहिए। यू शुड बी लर्न दिस रूल। ये नियम आपको याद रहना चाहिए कि बहुवचन कर्ता के साथ SCIS का प्रयोग नहीं किया जाता। तो देखेंगे अब द बॉयज, ये सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है, द बॉयज। अरे भैया बहुवचन है, तो SCIS का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा, मचाना मेन वर्ब है। काहे माने मचाना होता है, मेक। क्या हो जाता है, मेक, MEKE, मेक। अब ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट ढूंढो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, शोर। भाई लड़के मचाते हैं, क्या मचाते हैं, शोर। तो शोर का माने होता है अनॉइस। क्या होता है, अनॉइस। ऑब्जेक्ट हो गया शोर। अब अदर वर्ड क्या है, कक्षा में, तो इन मीन्स में होता है, इन द क्लास। फुल स्टॉप। ये आपका अनुवाद हो गया। क्या बात समझ में आ गई ना? आ गई ना बात समझ में? बस अभ्यास करना है आपको, मीनिंग्स लर्न करना है वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत आसानी से आएगा। राइट नाउ सभी लोग लिखेंगे और इसके बाद अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, निगेटिव सेंटेंस। राइट नाउ सभी सारे बच्चे लिखेंगे इसे बेहतर तरीके से। समझ में आ गया सभी बच्चों को? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट यू आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। शाबाश। राइट नाउ अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। देखिए बेटा सभी लोग बेहतर तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे और ये अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों रूल बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। हंसते खेलते हुए आपको टेंस आएंगे। अगर आपने टेंस पे कमांड कर लिया तो हकीकत या रियल वास्तविकता यही है कि आप अंग्रेजी में भी बातचीत कर सकते हैं। आपकी बेहतर ग्रामर हो जाएगी। अगर आपने टेंस पर कमांड कर लिया, टेंस पर विजय प्राप्त कर लिया, तो हकीकत कहता हूं आप अंग्रेजी की हर बड़ी से बड़ी चीज समझने के लिए समर्थ हो जाएंगे। आप में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, आप में वो क्षमता आ जाएगी कि अंग्रेजी की हर बड़ी से बड़ी चीज समझने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। SENTENCE, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आपको जानना है निगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अरे भैया इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं बेटा,
नकारात्मक वाक्य। क्लियर हुआ? नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? अरे भैया, जिस वाक्य में नहीं दिया हो, जिस वाक्य को नकारा जाए, जिस वाक्य में नकारा जाए, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मोहन खाना नहीं खाता है, तो नहीं आ गया ना, तो यह नकारा जा रहा। तो जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे सभी लोग। फिर से समझ लीजिएगा, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई? अब निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए भी एक फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? डू नॉट या डज नॉट होती है। निगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू नॉट या डज नॉट। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला। तो अनुवाद करते समय आप जानते हैं ना क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया डज नॉट या डू नॉट होती है। निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज नॉट या डू नॉट। प्लीज अटेंशन एवरीवन, सभी लोग ध्यान देंगे। निगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज नॉट या डू नॉट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। क्या लिखते हैं लल्ला? मेन वर्ब। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? अदर वर्ड। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। ठीक है? जैसे एक सिंपल सेंटेंस आ गया, जैसे कह दिया जाए चपरासी। क्या आ गया? चपरासी आज घंटी नहीं बजाता है। क्या आ गया बेटा? चपरासी आज घंटी नहीं बजाता है। ये देखिए सेंटेंस आ गया। अब आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। तो अनुवाद करने से पहले पहचानो ये वाक्य किस टेंस का है? ताहे आया। अरे भैया जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जान गए? अब चलिए अनुवाद करने से पहले सेंटेंस भी पढ़ेंगे आप ना। पढ़ते हैं चपरासी आज घंटी नहीं। अरे भैया क्या नहीं आ गया? तो ताहे आया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, नहीं आया नहीं से निगेटिव हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। कैसे? सब्जेक्ट ढूंढो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? चपरासी। क्या है? चपरासी। क्या माने होता? प्यून होता है ना, प्यून। तो द प्यून। क्या लिखेंगे? द प्यून। प्यून मीन्स क्या होता है? चपरासी। अब देखिए डज नॉट डू नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं, कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या यह बात क्लियर हुई? इस बात का विशेष ध्यान देना है। यदि सब्जेक्ट आई मीन कर्ता एक वचन हो तो डज नॉट लगाएंगे, अगर कर्ता बहुवचन हो तो डू नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे लल्ला? डू नॉट लगाएंगे। तो देखिए द प्यून चपरासी एक वचन करता है या बहुवचन करता है? एक वचन करता है। यस, तो क्या लगाएंगे बेटा? सहायक क्रिया डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। अगर यहां पे कर्ता बहुवचन होता, बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट होता, बहुवचन कर्ता होता तो डू नॉट लगाते। क्या लगाते? डू नॉट। लेकिन यहां पे कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे। लगा दिया। आगे बढ़िए आप। मेन वर्ब। अब ये दोनों सहायक क्रिया ना लगा देना, डज नॉट डू नॉट, गलत हो जाएगा। ठीक है? कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बजाना। अब बताइए बजाना काहे माने होता है भाई? बताइए नेहा, बताओ बेटा बजाना काहे माने होता है?
अरे रिंग, रिंग मीन्स बजाना होता है। मीनिंग्स याद करिए सभी लोग बेहतर तरीके से। रिंग हो गया। अब इसमें एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। रिंग हो गया, रिंग मीन्स बजाना। अब क्या आ रहा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया है क्या? क्या नहीं बजाना? घंटी। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। द बेल क्या हो जाएगा लल्ला? द बेल। अब देखिए अदर वर्ड कुछ दिया है क्या? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आज दिया है, तो आज आपका अदर वर्ड हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे? टुडे। ये आप, दिस इज योर राइट सेंटेंस। ये आपका अनुवाद हो गया। द प्यून क्या हुआ? द प्यून डज नॉट रिंग द बेल टुडे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। राइट नाउ इस फार्मूले को लिखो और ये एग्जाम्पल लिखिए। और बेटा समझिए, जो भी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी फार्मूले से, तो अब इसकी निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब याद रखो। क्या होती है? डज नॉट या डू नॉट, डू नॉट या डज नॉट। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और सहायक क्रिया क्या होती है, तो डू या डज बोलेंगे। वो अफर्मेटिव पूछा जाए तो रूल 1 में एक वचन कर्ता के साथ एस या एस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात याद रखना है, ठीक है। राइट नाउ इसे लिखिए और एग्जाम्पल देखिए। घबराइएगा नहीं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं। बिकॉज आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। देखिए जैसे कह दिया जाए किसान प्रतिदिन किसान प्रतिदिन खेत नहीं जोतता है, नहीं जोतता है। चलो भैया अनुवाद करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए अंत में क्या आया है? ताहे आ गया, जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, किसान प्रतिदिन खेत। अरे भैया नहीं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस है तो बेटा इस फार्मूले से आपको अनुवाद करना है। तो चलिए अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट क्या? फार्मर। तो क्या हो जाएगा? द फार्मर। क्या लगाएंगे? द फार्मर। फार्मर मीन्स किसान होता है ना, FARMER। अब मुझे बताइए ये फार्मर एक वचन है या बहुवचन है? अरे एक वचन है, सिंगुलर है, एक ही किसान तो है। एक वचन हुआ ना, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? बताओ अमन, क्या लगाएंगे? वेरी गुड, क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। हो गया। फिर आगे क्या लिखेंगे? मेन वर्ब क्या है? जोतना। काहे माने जोतना होता है? प्लो होता है। प्लो, प्लो क्या होता है? प्लो, PLOUGH, प्लो। प्लो मीन्स क्या होता है? जोतना, है ना। अब क्या जोतना है? खेत। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब के बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खेत। द फील्ड। क्या लिखोगे बेटा? द फील्ड, FIELD, द फील्ड। अदर वर्ड क्या है? प्रतिदिन। क्या है लल्ला? प्रतिदिन। डेली या एवरीडे। डेली मीन क्या होता है? प्रतिदिन होता है या एवरीडे लिख दो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना। अच्छा एक एग्जांपल और देखिए, डोंट वरी, एक एग्जांपल और देखिए। तुम आज झूठ नहीं बोलते हो। तुम आज झूठ नहीं बोलते, तुम आज झूठ नहीं बोलते हो। ये देखिए अनुवाद करना है। कैसे करना है वही पहचानना है। अनुवाद करने से पहले देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। ते हो आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। नहीं आया, अरे भैया निगेटिव हो गया। अनुवाद करेंगे कैसे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, यू। अब देखो भैया सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? तो यू बताइए एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है ना। तो बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? डू नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डू नॉट लगाओगे। यू डू नॉट। आगे बढ़िए।
मेन वर्ब क्या है, आगे आगे बढ़िए, क्या है मेन वर्ब, बोलना। काय माने बोलना होता है, टेल, TELL, टेल, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो झूठ काय माने होता, अलाई, क्या होता है, अलाई। अगर मीनिंग्स नहीं याद तो याद भी कर लीजिएगा मीनिंग्स, डिक्शनरी डेली याद करना है, डेली वर्ब्स आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना है, तब आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और ट्रांसलेशन आपको आएंगे। अलाई हो गया, अलाई माने क्या होता है, झूठ। अब अदर वर्ड क्या है, आज, टुडे, फुल स्टॉप। अब बताइए क्या समझ में आया, क्या सारे लोग समझ गए, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ सभी लोग लिखिए, लिखिए और देखिए थोड़ा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में कभी कभी नहीं आता है, निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आता, तो उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं, इसको पूरा फिनिश करते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब समझिएगा, लिख चुके सभी लोग, यू हैव रिटन, ओके, ठीक है। देखिए अब आपको यह समझना है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए समझ लीजिएगा, बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दिया जाए, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, कभी नहीं आया, नहीं आया, कभी नहीं आया, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए, कभी नहीं आ जाए, तो डज नॉट, डू नॉट के स्थान पे नेवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेवर, क्योंकि नेवर मीन क्या होता है बेटा, कभी नहीं। नेवर मीन क्या होता है, कभी नहीं, कभी नहीं, इस बात को समझिएगा, कभी नहीं। तो चलिए अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने का वही नियम, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट। अब क्या बताया गया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो हेल्पिंग वर्ड डू नॉट, डज नॉट के स्थान पे नेवर लगाते हैं, क्योंकि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है, कभी नहीं, तो क्या लगाएंगे, नेवर। नेवर मीन क्या हो गया, कभी नहीं। मेन वर्ब क्या है, गो। एक कंडीशन है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में कभी नहीं आए और कर्ता एक वचन हो तो एस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ही, ये आपका जो ही कर्ता आया, सब्जेक्ट आया, एक वचन है ना, तो यहां वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। गोज सामान्यगत के लिए टू, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो बेटा क्या हो गया, ये ही नेवर गोज टू स्कूल। क्लियर हुआ ना, ही नेवर गोज टू स्कूल। अगर यहां पे सब्जेक्ट बहुवचन होता तो फिर एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे देख लीजिएगा एक एग्जांपल, जैसे मैं एक गीत कभी नहीं, मैं एक गीत कभी नहीं गाता हूं, मैं एक गीत कभी नहीं गाता हूं। चलो भैया अनुवाद करना है, पहले आइडेंटिटी करेंगे, ता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, लेकिन इसमें क्या आ गया, कभी नहीं। अनुवाद करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। अभी भी आपको बताया गया है यदि कभी नहीं आ जाए तो डू नॉट, डज नॉट सहायक क्रिया के स्थान पे क्या लिखते हैं, नेवर लिखते हैं, क्योंकि नेवर मीन होता है कभी नहीं। ठीक है, तो नेवर क्या हो जाएगा, नेवर। फिर मेन वर्ब क्या है, गाता, सिंग माने गाना होता है। ठीक है, सिंग। अब देखना यह है, क्या बताया गया, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में कभी नहीं आए, कर्ता एक वचन हो तो एस या एस लगाते हैं, कर्ता बहुवचन हो, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सिंग होगा ना, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पे कर्ता बहुवचन है। क्लियर हुआ, तो सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अशांग, सिंग माने गाना और अशांग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक गीत, अशांग, फुल स्टॉप। इस बात को याद रखिएगा सदैव,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। अब कभी नहीं आ जाए तो बना लेंगे सेंटेंस, सारे बच्चे बना लेंगे। वेरी गुड, बेहतर तरीके से राइट करो, समझो, और सेंटेंस भी आपको बनाना है। होमवर्क में मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, 20 सेंटेंस बनाने हैं। कितने सेंटेंस? 20 सेंटेंस और 10 मीनिंग्स, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है। 20 सेंटेंस बनाना है, 10 अफर्मेटिव के बनाना और 10 निगेटिव सेंटेंस बनाना। बाद में जब ये 10 समाप्त होगा तो 15-20 सेंटेंस का अभ्यास मैं कराऊंगा आपको, चिंता मत करिए। बशर्ते स्वयं से भी करना है, स्वयं से भी करना है, आपके लिए बेहतर होगा, है ना। चलिए, 20 सेंटेंस, 10 मीनिंग्स। ठीक है, लिख लिया? वेरी गुड। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि सारे बच्चे लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करके कमेंट में भेजा करिए कि यस सर, आई एम प्रेजेंट सर, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। मैंने कहा, बताया कि यदि आप लाइक करते हो तो मैं आपकी अटेंडेंस मानूंगा, है ना। तो सारे लोग लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। कमेंट में लिखिए कि आई एम प्रेजेंट सर। ओके, दैट इज वेरी नाइस। ऑलवेज बी एड एंड बी अ गुड शेयर। Thank you watching for my video.